नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे आगामी 17वीं बीपीएससी के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी गैप हो गया है, एक लंबे अंतराल के बाद 17वीं बीपीएससी का वैकेंसी आने वाली है, उसकी आहट प्रारंभ हो गई है। कुछ जो देर हो रही है तो चूँकि विभिन्न विभागों से बिहार सरकार में जो 44-45 विभाग हैं, उन विभागों से रिक्तियां आने में देर लग रही है। और हम यह भी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोन्नति के कारण जो बेसिक लेवल के सीट हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो मूल कोटि के पद हैं वो काफ़ी सारे रिक्त हो गए हैं और इस कारण से रिक्तियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक अगर सारे विभागों से रिक्तियां आ गई तो 17वीं बीपीएससी में कम से कम 2000 सीट आने की संभावना है, ऐसा हम आशा कर सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इस दौरान तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कुछ लोगों का थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हुआ है, वो दूसरी दिशाओं की ओर चल गए हैं। कुछ लोगों का तैयारी करते करते शिक्षक में चयन हुआ है, तो उनके लिए सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य था ऑफिसर बनना, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपना लक्ष्य ना छोड़ें और एक तैयारी को एक धार देकर 17वीं बीपीएससी एक अभी नहीं तो कभी नहीं का कंसेप्ट पर कार्य करते हुए आप इसको निकाल कर और ऑफिसर बन जाए, ये हमारी कामना है। अब सवाल उठता है कि जब 15 से 20 दिन के अंदर 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है और जब इसका एग्ज़ाम सितंबर में प्रस्तावित था, परंतु अब जैसा कि लग रहा है सितंबर में शायद ना हो पाए, तो अक्टूबर या नवंबर में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने की संभावना ऐसा लग रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, जो न्यू कमर्स हैं वो नए सिरे से लगे होंगे, पुराने लोग अपना रिवीजन में लगे होंगे। तो मैं इस संबंध में कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि अभी का जो वर्तमान समय है, चूँकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं शिथिल होते हैं और जैसे वैकेंसी आया फॉर्म भरा और तैयारी में लगते हैं और फिर बहुत तेज़ गति से भागने की कोशिश करते हैं, या यूँ कहें तो एक कहावत है भोज घरी कोहड़ा, तो वो काम करते हैं और आनंद फानन में उन्हें समय नहीं मिल पाता है सारे विषयों को पढ़ने में या उसका नोट्स बनाने में या फिर जो है उसका रिवीजन करने में। तो ये एक सही समय है, क्योंकि विवेकानंद भी कहा करते थे दौड़ना व्यर्थ है, होशियारी तो इस बात में है कि हम समय से चल पड़े। यानी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम समय से चलते हैं तो हम निश्चित समय पर हम गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। तो अभी का जो समय है तो हम पूरा फोकस जो पीटी परीक्षा है, बीपीएससी पीटी 17वीं बीपीएससी पीटी, उस पर फोकस करें। तो फोकस करने के दौरान हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, उसको हम लोग थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का और एमसीक्यू टाइप से होता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। पहले निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, परंतु अब बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होने लगा है। पहले 5 ऑप्शन के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 4 ही ऑप्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्रश्नों की प्रकृति पर गौर करें तो 69th बीपीएससी से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, यानी प्रश्न अब वैसा नहीं रह गया। पहले क्या होता था कि लोग अगर वस्तुनिष्ठ तैयारी करने वाले, जो ऑब्जेक्टिव तैयारी करने वाले लोग होते थे, जो रेलवे एसएससी इस टाइप के जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो बीपीएससी पीटी उनका भी आसानी से हो जाता था, क्योंकि काफ़ी सूचना मूलक प्रश्न होते थे जिसमें एक सूचना होती थी और उसका डिकोड करना होता था। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आराम से लोग उसको डिकोड कर लेते थे या फिर तुक्का भी मार लेते थे और जो जानते थे वो सीधा उसको हिट करते थे। तो आराम से औसत दर्जे के विद्यार्थी का भी 150 में से 100 नंबर आ जाता था। परंतु अब वो हालात बदल गए हैं। अब क्वेश्चन काफ़ी सूचना के साथ साथ विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक भी हो गए हैं। तो 4 ऑप्शन में कई सारे कूट वाले प्रश्न भी पिछले बीपीएससी में, यानी 69वीं बीपीएससी में हमने देखा और उसे हल करने में विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे समय में उन बाधाओं से पार करने के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीपीएससी पीटी में
सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन तो रहता नहीं है, परंतु अगर क्वेश्चन पर गौर करें तो सब्जेक्ट होता है इतिहास होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था होता है, भूगोल होता है, विज्ञान होता है, समसामयिकी होता है, साइंस होता है, कुछ प्रश्न विविध प्रश्न टाइप के होते हैं और बिहार विशेष से होते हैं, और अंतिम में 10 नंबर का मैथ भी होता है, यानी 10 नंबर के गणित के भी प्रश्न होते हैं। इन सभी विषयों से लगभग 9 खंड, हम देखें तो 9 खंड हो जाएंगे, 9 या 10 खंड हो जाएंगे। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मेरे ख्याल से 3 खंड है, जिसे विद्यार्थियों को विशेष रूप से फोकस करना चाहिए और काफ़ी लंबा भी हो जाता है। तो पहले नंबर पर मैं इतिहास को रखना चाहता हूँ। इतिहास में आमतौर पर 30 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनमें से अगर बिहार विशेष के प्रश्नों को भी शामिल कर लिया जाए तो कम से कम 38-40 प्रश्न सिर्फ इतिहास से ही हो जाते हैं। और उसी प्रकार अगर साइंस से देखें तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से हो जाता है। और समसामयिकी में पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा देखने में मिल रहा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी 25 से लेके 37 सवाल तक पूछे गए हैं। तो ये 3 विषय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको पढ़ना तो सब है, आप इंडियन पॉलिटी भी पढ़िए, इकोनॉमिक्स भी पढ़िए, ज्योग्राफी भी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन इन 3 विषयों पर काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है। क्यों? कारण है कि अगर हम इतिहास को ले लें तो इतिहास का सेगमेंट काफ़ी लंबा है। भारतीय इतिहास को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। प्राचीन इतिहास में भी कुछ पाषाण काल से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, फिर मध्यकालीन इतिहास है, और फिर आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले विद्यार्थी को ये चाहिए कि जब हम इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें इतिहास के जो चैप्टर्स हैं वो पता होना चाहिए। और चैप्टर से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया और कहाँ से कहाँ तक प्राचीन इतिहास, कहाँ से कहाँ तक मध्यकालीन इतिहास, और कहाँ से कहाँ तक आधुनिक इतिहास कहा जाता है। इस चीज़ों को बढ़िया से आप मन में बिठा लीजिए, आप उसका नोट्स बना लीजिए। और अगर प्राचीन इतिहास से शुरुआत करते हैं तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? पाषाण काल से शुरुआत करेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत की स्थिति थी, जिसको कि द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है, तो उसको देखेंगे। फिर वैदिक काल को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो 16 महाजनपद था उनमें से मगध का कैसे उत्कर्ष हुआ, और फिर मगध के विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ सिमिलर जो सारे दक्षिण से लेके पूर्व में और अन्य जो राजवंश है उनके बारे में भी पढ़ते जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि मौर्य काल आया, मौर्य काल का फिर जो खात्मा हुआ, बीच में भारत का जो इंटीग्रेशन है, एकता है, वो भंग हुआ। और फिर मौर्योत्तर काल, जिनमें कई राजवंशों ने शासन किया। उसके बाद हम देखें तो फिर से एक बार इंडिया यूनाइट होता है, और जहां मौर्य काल केंद्रीकृत प्रशासन था, वहीं सामंती व्यवस्था पर आधारित गुप्त काल का आगमन होता है, जिसे स्वर्ण काल भी कहा गया है। गुप्त काल के बाद पुनः जो है गुप्तोत्तर काल में हम हर्षवर्धन को देखते हैं। हर्षवर्धन वह अंतिम शासक था जिन्होंने भारत का एकीकरण का प्रयास किया था। और बाद में क्या होता है कि भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है, और उसी बीच जो है अरब से अरबों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है, मुस्लिम आक्रमण। और फिर मध्यकाल आता है 712 ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था। उसके बाद फिर मध्यकाल का प्रारंभ हो जाता है। पूर्व मध्यकाल के रूप में जो राजपूत काल है और अरब आक्रमण के बीच जो युद्ध होता है वो सब हम पढ़ते हैं। और फिर महमूद गजनबी का आक्रमण होता है, गोरी का आक्रमण होता है। भारत में सल्तनत काल की स्थापना होती है, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। और फिर मुगल काल, तो ये सारे सब मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आ जाते हैं। और मुगल काल का जैसे ही पतन प्रारंभ होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी के बाद, तब से वहाँ से माना जाता है कि आधुनिक काल का प्रारंभ हो गया। आधुनिक काल में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। बहुत सारे यूरोपीय कंपनी आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, स्पेनिश आते हैं, डेनिश आते हैं, वो सारे। लेकिन अंत में क्या होता है कि यहाँ पर बच जाते हैं 2, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जंग होते हैं, जिसके कारण से फ्रांसीसियों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके पहले डच लोगों को स्पाइस आइलैंड जो होते हैं, जावा सुमात्रा,
उधर उनको अधिकार दे दिया जाता है और यहाँ पर बच जाते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज़ों को उस समय समानांतर रूप से जो भारत की जो अन्य शक्तियाँ हैं जैसे बंगाल, अवध, मराठे, इन लोगों के बीच संघर्ष होता है और अंततः जो है अंग्रेज़ों को सफलता मिलती है एक बड़े साम्राज्य स्थापित करने में, और एक जिसको हम अखंड भारत का श्रेय देते हैं। तो अंग्रेज़ों के काल में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सारे हिस्से लगभग इसके अंतर्गत आते थे। नेपाल के साथ कुछ डिस्प्यूट है तो और फिर जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो हमारी भारतीय प्रतिक्रिया होती है, तो उसका हम विभिन्न प्रकार के जो विद्रोह देखते हैं, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो या उससे पहले के संथाल विद्रोह हो या उससे पहले भी बहुत सारे नागरिक और किसान विद्रोह है, और उसके बाद से फिर स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है और भारत स्वतंत्र होता है। तो यहाँ तक 1947 तक भारत का आधुनिक इतिहास माना जाता है। तो ये कम से कम जो चीज़ें हैं भारत का प्राचीन इतिहास में किन किन राजवंशों का शासन रहा, ठीक उसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास में किन शासकों ने शासन किया, किन वंशों ने शासन किया, और आधुनिक भारत में किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुआ, और अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जनरल थे वे लोग भारत में आए, और किन किन गवर्नर जनरल का कौन कौन सा शासन रहा, और भारत में जो अधिनियम वगैरह हैं जो अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किया गया था उन अधिनियमों को देखें, फिर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई को देखें, भारत में सामाजिक और जो धार्मिक जागरण प्रारंभ होता है जिसमें बहुत सारे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस वगैरह लोग होते, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सबों को हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से इतिहास को एक विशेष रूप से ध्यान देकर उसका सेल्फ नोट्स बनाकर इसको पढ़े जाने की ज़रूरत है। अब दूसरा विज्ञान है। तो विज्ञान में देखिए, विज्ञान क्या है कि इसको हम मूल रूप से दो खंड में बांट सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं। तो और दूसरी तरफ अगर हम रखें बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी है, जूलॉजी है, और तमाम सारे जो टेक्नोलॉजी है या फिर नए शोध हो रहे हैं पर्यावरण से संबंधित या मनुष्य में होने वाली तमाम तरह की बीमारियां, तो ये है। तो दो भाग में बांट सकते हैं। तो आधे आधे क्वेश्चन दोनों तरफ पूछे जाते हैं। यानी फिजिकल साइंस से अगर 20 क्वेश्चन रहा तो 10 क्वेश्चन फिजिकल साइंस से अर्थात फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बायोलॉजिकल साइंस से। तो इस तरह से हमें इसकी विशद अध्ययन करना चाहिए, उन चैप्टर की पहचान करनी चाहिए। और मैं हमेशा से कहता हूं कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस आपका रास्ता है, और PYQs जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको भी साथ में रखिए, वो आपका टॉर्च है। यानी टॉर्च वो रोशनी दिखाएगा और उसी के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन आप सिलेबस को जरूर देखें और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जरूर देखें। इवन कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप हल करने का भी प्रयास करें और देखें कि 150 में से हम कितना नंबर तक का प्रश्न हल कर पाते हैं। तो ये जरूरी है। तो उसमें से आप देखिए कि विज्ञान के किन किन चैप्टर, चूँकि विज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, साइंस का सेगमेंट बहुत बड़ा है, और उनमें से सामान्य अध्ययन के लिए कुछ ही चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसकी पहचान करें और उस आधार से हम तैयारी करें। जैसे कि अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो जनरल फिजिक्स का पार्ट है जिसमें कि गति के नियम आते हैं, गुरुत्वाकर्षण आते हैं, कार्य ऊर्जा, बल आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। फिर हीट, लाइट, साउंड, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एलिमेंट्री आइडियाज़ के प्रश्न होते हैं, बहुत अंदर तक जाके प्रश्न नहीं पूछा जाता है जिस तरह से मेडिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। केमिस्ट्री की बात करें तो आप जो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको देख लें, कुछ केमिकल कंपोजिशन को देख लें, और जो अकार्बनिक रसायन है जो महत्वपूर्ण है जैसे लोहा है, सोना है, हाइड्रोजन है, तो इन सब चीज़ों को देख लें। और लास्ट में जो कार्बनिक रसायन है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो फंक्शनल ग्रुप है या स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। तो साइंस हो गया। चूँकि साइंस के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं तो उनको साइंस की चीज़ें थोड़ी सी समझ में कम आती है। तो इसके लिए साइंस के लिए है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको याद भी करना पड़ सकता है, तो उसको देखें, समझें
और जो साइंस के भी विद्यार्थी होते हैं तो आमतौर पर हम देखते हैं कि वो मैथ ग्रुप के होते हैं, यानी पीसीएम ग्रुप के होते हैं, तो उनको बायोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। तो बायोलॉजी को आगे देखने की ज़रूरत है। और बायोलॉजी को पूरी तरह से अगर जीव विज्ञान की बात करें तो उसको दो पार्ट है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान। तो दोनों को देखें। जंतु विज्ञान में आप जो जंतुओं का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, उसको देख लें। फिर जो ह्यूमन ऑर्गन्स है, जो हमारे तंत्र हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सारे सिस्टम के बारे में हम जानें। और विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बारे में, जो सूक्ष्म जीव है उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम जानें। उसी प्रकार अगर पादप विज्ञान की बात करें तो पादप विज्ञान का भी क्लासिफिकेशन देखें, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इसके बारे में अलग अलग से पढ़ें किस प्रकार से होता है और पौधों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, पौधों से हमें क्या लाभ है, उनसे किस किस प्रकार के से हार्मोन निकलते हैं और उनको पौधों में होने वाली बीमारियां, तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो विज्ञान हो गया। उसके बाद हम करेंट अफेयर्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी शुरू से लेके अंत तक परेशान रहते हैं कि सर करेंट अफेयर्स कैसे करें, करेंट अफेयर्स मेरा क्वेश्चन छूट जा रहा है, मैं करेंट अफेयर्स में मुझे कुछ भी पता नहीं है। भाई ये किसके साथ हो सकता है, कैसे इस तरह की बात करते हैं। मुझे तो करेंट अफेयर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक जागरूक इंसान आप हैं तो फिर निश्चित तौर पर आप जो समसामयिक घटनाएं हैं जो घट रही है देश विदेश में, उस पर तो नज़र रखेंगे ही रखेंगे। और अगर नहीं रखते हैं तो फिर जागरूक इंसान आप कैसे हुए। और जो देश विदेश, राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही है तो उसको हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। हम समाचार सुनेंगे, चाहे रेडियो में सुनना, रेडियो का चलन अब समाप्त हो गया है, परंतु आप चाहें तो विभिन्न प्रकार के चैनल्स आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे एफएम बैंड के चैनल होते हैं, कई सारे एम बैंड के चैनल होते हैं। बीबीसी का भी न्यूज मोबाइल पर आप सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त टीवी देख सकते हैं। टीवी में हालांकि बहुत सारे फालतू इंडियन मीडिया का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है, जिस तरह से वे लोग न्यूज परोसते हैं और देते हैं, जिसके कारण से आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में जो नीचे नंबर है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। लेकिन क्या है कि आप अगर न्यूज़ सुनते हैं तो वो आपके जहन में बात रहता है। हालांकि बहुत फालतू का डिबेट भी नहीं सुनना चाहिए, लेकिन न्यूज़ से रूबरू होना चाहिए, खास करके हेडलाइंस वगैरह ये जानने चाहिए। और कोई अगर विशेष मुद्दा है तो उन मुद्दों पर हम अगर कहीं से उसका विश्लेषण हो रहा है तो उसको जानने की ज़रूरत है। तो हम रेडियो समाचार सुन लिए, टीवी देख लिए, न्यूज़ देख लिए, और सुबह में अगर हम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, कम से कम 2 अखबार, एक राज्य स्तर का और दूसरा पूरा जो है राष्ट्रीय स्तर का। जैसे कि अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हिंदू नहीं आपके पास, आप नहीं समझ पाते हिंदू को, तो आप राष्ट्रीय सहारा या जो दिल्ली संस्करण है, राष्ट्रीय संस्करण है दैनिक जागरण का, उसका पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, यहाँ पर राज्य स्तरीय समाचार, कुछ लोकल समाचार भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या है कि अगर आपने रात में न्यूज़ सुना, टीवी देखा और सुबह में आपने अखबार भी पढ़ लिया, तो जो भी खबर था, जो भी देश विदेश और राज्य स्तर पर जो घटनाएं घट रही थी, तो उनके बारे में एक आपको आइडिया हो गया। और चूंकि दूसरी बार दोहराव हो गया तो निश्चित तौर पर वो घटना आपका जहन में वो बस गया और इस तरह से वो याद रहेगा। और इसी तरह से जब आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद जब आप मंथली मैगजीन लेंगे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, मंथन है, ये सब उत्कृष्ट मैगजीन है। आज तो मार्केट में इतने सारे मैगजीन आ गए हैं, सब एक दूसरे का कॉपी करके पूरा जमावड़ा लगा दिया है, कोई काम का नहीं है, सब रद्दी है। आपको मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं मैगजीन को पढ़िए। आप कौन सा मैगजीन पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए या फिर दृष्टि का करंट अफेयर्स पढ़िए। हालांकि दृष्टि का करंट अफेयर्स विशेषकर यूपीएससी के लिए लाभकारी है, बीपीएससी के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, परंतु फिर भी उसको पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मंथन पढ़ सकते हैं। और फिर स्पीडी का एक करंट अफेयर्स का सार संकलन निकालते हैं, तो उनका थोड़ा ठीक ठाक है। इसके बाद विभिन्न संस्थानों द्वारा, विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा जो अधकचरे ज्ञान के रूप में जो करंट अफेयर्स के को कहकर परोस रहे हैं, उन सबों से बचा जाए। और आप मानक मैगजीन पढ़िए, जानकारी हासिल करिए। अगर किसी चीज़ की जानकारी
डीप में लेना है तो आप सीधा जो है गूगल पर टाइप कीजिए, विभिन्न सारे साइट्स खुल जाएंगे, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इसलिए कभी भी कचरे सामग्री पर भरोसा न करके आप मानक बुक को पढ़िए। और इसी तरह से चूँकि मैंने 3 विषय के बारे में बोला था, इतिहास, विज्ञान और करंट अफेयर्स, तो इन सभी पर हमने थोड़ा सा विस्तार से विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त आप अगर राज्य व्यवस्था है तो जो संवैधानिक प्रावधान है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया और विभिन्न जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको देखें। ज्योग्राफी को 2 भाग में बांटकर पढ़ें, एक विश्व का भूगोल है, एक भारत का भूगोल आता है, तो उसको अलग अलग पढ़ें। इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी को समझें और हालिया जो घटनाएं हो रही है तो उस पर जो है नज़र रखें। और फिर तो मैथ बचता है, तो मैथ के लिए RS अग्रवाल का मैथ 7-8 चैप्टर अब देख लीजिए कहाँ से सवाल पूछते हैं, विशेषकर कमर्शियल मैथ से ज़्यादा सवाल रहता है, तो उसको जो है अब देखिए। और टेस्ट सीरीज, अंत में मैं टेस्ट सीरीज का ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि यह एक अभ्यास है। क्योंकि आपने अभी तक जो मेरे 7 फार्मूला था, जो पहले वीडियो में हमने बताया कि रीड कर लिया, राइट कर लिया, थिंक कर लिया, एनालिसिस कर लिया, डिस्कशन कर लिया, रिवीजन कर लिया, और फाइनली जो 7वां पॉइंट है वो आ गया आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो है ना वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पीछे भी मैंने बताया था कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात सिल पे पड़त निशान। तो आप अगर औसत दर्जे के विद्यार्थी और लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो आप मंजिल पा सकते हैं। लेकिन अभ्यास करने के लिए फिर एक बार मैं चेतावनी देता हूँ कि मार्केट में इतने सारे लोगों ने प्रैक्टिस सेट निकाल दिया है, 50 से अधिक प्रकाशन ने निकाला है, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने निकाला है। तो आप सिलेक्शन बढ़िया से करें, आपको यहाँ पर चूजी होना चाहिए। आप देखिए कि जो रिसेंटली जो 68 और 69th BPSC में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, तो उस तरह का कौन क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो उसका लीजिए, और एक प्रीवियस ईयर्स का जो है वो ले लीजिए और उसको बना के देखिए कि कितना आप बना पाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपसे गलती हो जा रहे हैं, तो गलती क्यों हो रहा है। उस चैप्टर के बारे में हमने शायद पढ़ाई नहीं किया है, या फिर पढ़ाई तो किया परंतु धुंधली स्मृति है, रिवीजन नहीं हो पाया है। तो उन सब चीज़ों को आपको पता चलता रहेगा। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट सीरीज जरूर देने चाहिए। अगर कहीं किसी संस्थान द्वारा अगर संचालित किया जा रहा है टेस्ट सीरीज तो उसको भी देना चाहिए। और आप जो बुक खरीद के लाए हैं, हालांकि टेस्ट सीरीज का बहुत सारा बुक जमा नहीं करना है, 1 या 2 प्रकाशन का आप ले लीजिए बढ़िया जो है, और उससे बनाइए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, तो बीपीएससी का पीटी आपका निकल जाएगा। और बीपीएससी के पीटी में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, अगर उसी ज्ञान को थोड़ा सा विशद रूप में, थोड़ा सा विस्तृत रूप में अगर हम मेंस में कॉपी में उतार दें सिंक्रोनाइजेशन के साथ, तो आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि मेंस की तैयारी का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है, उसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे सेगमेंट है जहाँ की एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे इतिहास में बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, राज्य व्यवस्था में नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट है जैसे कि आप समसामयिक की घटना चक्र ले लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो 2 पेपर मेंस का होगा, तो फर्स्ट पेपर जो होगा जीएस फर्स्ट पेपर जो होगा, तो जीएस फर्स्ट पेपर में आपका पहला सेगमेंट इतिहास का होगा, दूसरा जो सेगमेंट होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, और तीसरा जो सेगमेंट होगा वो सांख्यिकी का होगा, यानी स्टैटिक्स का होगा। तो इसमें इतिहास तो पूरा पढ़ के और नोट्स बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन की बात है नहीं, 7-8 टॉपिक है, वहीं से सवाल पूछा जाता है तो हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आपको लगातार घटनाओं का एक तरह से विशद एनालिसिस करता रहना पड़ेगा, और कुछ करंट अफेयर्स का मैगजीन से जो समसामयिक लेख होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसके अनुरूप अपना जो नोट्स है वो स्वयं बनाते रहना होगा। और सांख्यिकी के लिए है कि पिछले जो 10 वर्षों का प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको बनाइए और देखिए कहाँ कमी है। अगर आप जोड़ घटा गुना भाग प्रतिशत निकालना अगर आप जानते हैं तो फिर सांख्यिकी में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। इसी तरह अगर सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर में जो पहला सेगमेंट होता है वो इंडियन पॉलिटी सिस्टम का होता है। तो यहाँ भी जो
लक्ष्मीकांत का बुक के साथ अगर कुछ चीज़ों को ऐड कर लिया जाए तो उसकी तैयारी हो जाएगी। फिर जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, तो इसमें ज़्यादातर सवाल इकोनॉमिक्स के ही रहते हैं, ज्योग्राफी नाम मात्र का रहता है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, इसकी तैयारी हमें विशेष रूप से करनी पड़ेगी। और साइंस एंड टेक में भी कुछ, जो तीसरा सेगमेंट है साइंस एंड टेक, तो उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, और उसके बाद ये मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अब बीपीएससी पहले जैसे नहीं रह गई है। अब बीपीएससी मेंस की अपेक्षा पीटी ही मुश्किल हो गया, क्योंकि पीटी में ही बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इवन कि ऐसे भी व्यक्ति कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है या फिर बीपीएससी क्रैक करके ऑफिसर बन गया है, और जो बेटर अटेम्प्ट के लिए फिर से वो प्रयास करते हैं, तो फिर उनका पीटी ही नहीं होता, ऐसा भी मैंने देखा है। तो बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न जैसा हो गया। तो पीटी की तैयारी आप अभी जो समय है 2-2.5 महीने का समय मिलने वाला है, तो उसको बढ़िया से कीजिए, क्योंकि पीटी ही गेट पास है। आप गेट ही नहीं पार कर पाएंगे तो अंदर का क्या इवेंट है उससे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये कीजिए, 2 पेपर जीएस है, फिर 1 पेपर ऐसे है, इसी का नंबर जुटता है। बाकी हिंदी तो क्वालिफाइंग होता है और ऑप्शनल पेपर भी क्वालिफाइंग होता है। तो ऐसे का प्रैक्टिस आपको 1-2 दिन में होगा नहीं। इसके लिए आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़िए, कथा कहानी पढ़िए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, समझिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से बीपीएससी परीक्षा को क्रैक करके अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बस आपको मेहनत तो करना ही है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत तो करना ही है, लेकिन सही दिशा में करना है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं होता है, स्ट्रेटजी अच्छा नहीं होता है, वो रूटीन बना के नहीं करते हैं, वो एक समन्वय नहीं स्थापित कर पाते हैं। कुछ लोग हैं कि अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं तो केवल डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं केवल लिख रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं केवल पढ़ रहे हैं। जबकि मैं कहता हूं कि सारी चीज़ों को समन्वय बनाइए, एक बेहतर रणनीति बनाइए, उस रणनीति के तहत रूटीन बनाइए, और रूटीन में सभी सेक्टर को आप उचित स्थान दीजिए, अपने मित्रों के साथ मिलकर तैयारी कीजिए, किसी जो एक्सपर्ट हैं उसका मार्गदर्शन भी हासिल कीजिए और तैयारी कीजिए। कैसे नहीं होगा, आराम से होगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप तैयारी में लगिए। मैं समय समय पर आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा और विषय वस्तु पर भी मार्गदर्शन दूंगा। कोई खास चैप्टर पर हमारा क्लास भी रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।